हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे और उसका मैं आपको डेफिनेशन बताया था, परिभाषा में आपको बताया था और साथ ही साथ मैं आपको बताया था कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। लेकिन स्टार्टिंग का 2 मिनट में मैं आपको जो लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग उसका मैं आपको पहले रिवीजन करा देता हूं ताकि आपका माइंड पर सेट हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, एक बार इसके रिवीजन किया जाए। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल। समझ गए? इसमें क्या पढ़े थे कि यदि ए आपका कोई एक वेक्टर है, बी आपका कोई एक वेक्टर है, इसके बीच में यदि थीटा का कोण बनता है, इसके बीच में यदि थीटा का कोण बनता है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ ही साथ एन कैप, जहां पर एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि वेक्टर ए पे भी लंब होता है और वेक्टर बी पर भी लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, जहां पर एन कैप वेक्टर ए पे भी लंब है और वेक्टर बी पे भी लंब है, यानी ए और बी दोनों पर ही ये परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। थीटा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है। साथ ही एक कंडीशन यहां पर था कि ये जो आपका एंगल थीटा है ये आपका 180 डिग्री से छोटा अथवा बराबर और 0 डिग्री से बड़ा अथवा बराबर होता है। कहने का मतलब है कि आपका जो थीटा है 0 और पाई के बीच में होता है। समझ गए? 0 और पाई के बीच में। ठीक, फिर क्या पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर और बोथ इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए आपका 0 वेक्टर हो या वेक्टर बी 0 वेक्टर हो या ए और बी दोनों ही 0 वेक्टर हो, इस केस में थीटा डिफाइन नहीं होता है। थीटा नॉट डिफाइन है। इस केस में थीटा हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, थीटा का मान हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि 0 वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होता है। और इस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। कल इसको हम लोग डिटेल से पढ़े थे। फिर हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से देखिएगा क्या पढ़े थे। इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग
0, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, ए बी सी। समझ गए? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़े थे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ए क्रॉस बी आपका देता है वेक्टर एरिया ऑफ डबल एल जी एम। तो ये डबल एल का मतलब पैरेलल हो गया, जीएम का मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। यानी कि ए क्रॉस बी बराबर मिलता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। और यही यदि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वेक्टर यहां से हट जाता है, वेक्टर शब्द को हटा देते हैं, यानी कि तब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलता है। प्यारे बच्चों, एक चीज हम लोग और पढ़े थे, एक चीज और क्या पढ़े थे? यदि आप इस डायगोनल को मिला देते हैं, ए और बी को, या ओ और सी को भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ओ और सी को नहीं मिला सकते, मैं एक ही मिलाकर बता रहा हूं। यदि आप ए और बी को मिला दिए तो ध्यान से देखिएगा कि ओ ए बी आपका एक त्रिभुज बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और ये जो आपका विकर्ण है, ये जो डायगोनल है, इस समांतर चतुर्भुज को, पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांट देती है इन दिस सेंस ऑफ एरिया। तब यदि आप इस कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया को आधा कीजिएगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 1/2 वहां पे नहीं दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है तो बराबर 1/2 ए क्रॉस बी। समझ गए? 1/2 ए क्रॉस बी। ये पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट इसको पढ़े थे, और अब आज के क्लास में हम लोगों को यहां से आगे बढ़ना है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब मैं लिखूं आपको लिखना है, और जब मैं समझाऊं आपको समझना है। तो पूर्ण विश्वास है कि आप इसको उतार लिए होंगे बच्चों। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आप लोग लिख लिए बाबू? लिख लिए तो मिटाते हैं। अभी तक जो बताए वो पिछले क्लास का आपको रिवीजन करवाया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या है? तो नंबर वन, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि सदिश
गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग A डॉट B या B डॉट A को एक ही समझते थे। समझ गए? क्या हम लोग लेते थे? एक ही लेते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि थोड़ा अंतर हो जाता है, और मैं आपको यह भी बताया था यदि अंतर होगा तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको समस्या या परेशानी नहीं होगी। समझ गए बाबू? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस B किसके बराबर हो जाता है? B क्रॉस A के बराबर होता है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। किस साइन के साथ में? तो निगेटिव साइन के साथ में। चलिए, वेरी गुड। आप मेरे साथ लिखते जाइएगा बाबू। अब देखिए आपका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज, समझ गए? सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज। मान लीजिए क्या कि आपका लेमडा कोई एक कांस्टेंट है, यानी कि अचर। लेमडा आपका कोई एक कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। तो लेमडा A क्रॉस B बराबर A क्रॉस लेमडा B बराबर लेमडा बाहर A क्रॉस B। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका कोई स्केलर है, कांस्टेंट का मतलब स्केलर भी होता है, समझ गए? कांस्टेंट का मतलब स्केलर भी होता है, यानी कि यदि किसी स्केलर, किसी अदिश से, किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे आप वेक्टर A में मल्टीप्लाई कीजिए या वेक्टर B में मल्टीप्लाई कीजिए या A क्रॉस B में मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही होती है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। क्या बोले नो? समझ गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फिर देखिए आप नंबर 3। नंबर 3 आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि बंटन नियम या वितरण नियम भी बोलते हैं। बंटन नियम या फिर वितरण नियम। A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस C। याद रहे, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग बोलेंगे, जैसे ही बंटन लॉ बोलेंगे, हमेशा दो ऑपरेशन साथ में आएगा। कहीं भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं भी यदि आप डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं तो हमेशा दो ऑपरेशन साथ में आएगा। एक आपका देख लीजिए यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, तो क्रॉस है, और एक ऑपरेशन क्या है, तो प्लस है। ये आपका इस प्रकार से हो जाता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। समझ गए? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें से कुछ जो अभी मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इसमें से मैं कुछ को सिद्ध करूंगा, प्रूफ करूंगा। लेकिन प्रूफ करने के लिए जो आपको कंसेप्ट चाहिए, समझ गए? प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए जो कंसेप्ट आपको चाहिए
अभी मैं आपको उतना कंसेप्ट आपका मैं डेवलप नहीं कर पाया हूं, अभी आपका वो कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है कि मैं इसके प्रूफ को आपको समझा सकूं। इसीलिए बच्चों इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आपका कंसेप्ट को उस लेवल तक लेकर जाएंगे, तब इसका प्रूफ होगा, लेकिन अगले क्लास में आपका कंसेप्ट मैं डेवलप कर दूंगा तब। नंबर 4 आप इसको यू भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस यदि बी माइनस सी रहे तब, प्लस के लिए तो मैं बता दिया, माइनस के लिए भी आपका सही है, इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए? ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आप क्या बोले कि जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आपका होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन के। ठीक। इफ यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, कहने का मतलब π/2 हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि π/2 हो जाए, तो इस केस में साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और एन का। समझ गए? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ एन का। ठीक। इसको आप फटाफट नोट कीजिए और हम लोग इस तरफ मैं मिटाकर आपको बता रहा हूं, आप नोट करते रहिए। अब देखिए, अब आपका 6 नंबर प्रॉपर्टीज, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर 0 डिग्री थीटा बराबर पाई रहे तो क्या होगा देखिएगा, तो आपका क्या होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, ये 0 होता है, साइन थीटा यानी कि साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री भी हो गया, पाई का मतलब डिग्री में 180 डिग्री। और आप ही बताइए कि साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 180 डिग्री 0 होता है। समझ गए? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे आएगा और एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा 0 होता है। तो ये भी भाई साहब कितना हो गया? तो इसका वैल्यू हो गया 0। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, आप कह रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, आप बोल रहे हैं बी का मैग्नीट्यूड, फिर आप साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा आपका कितना है? 0। साइन थीटा 0 है और कितना हो गया? एन कैप। साइन थीटा 0 है, एन कैप हो गया। ये 0 सबको 0 कर देगा, ये 0 सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। हम सबको 0 कर दिए, ये 0 सबको 0 कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एक चीज ध्यान में रहे कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एरो बहुत मायने रखता है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट से आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। समझ गए? आपको सदिश राशि मिलती है, और सदिश राशि मिलती है प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पर 0 लिख देते हैं, सिर्फ 0 लिख देते हैं, इसका मतलब कि अदिश राशि हो गया ना, इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटी हो गया ना। आपको स्केलर तो लिखना ही नहीं, एक तरफ आपका वेक्टर
एक तरफ आपका स्केलर ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहां पर आपको एरो देना पड़ेगा। समझ गए? क्या देना पड़ेगा? एरो देना पड़ेगा, यानी कि यह जीरो नहीं बल्कि जीरो वेक्टर, यह जीरो नहीं बल्कि प्यारे बच्चों क्या हो गया? जीरो वेक्टर। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहे थे? थीटा जीरो या 180 डिग्री, कहने का मतलब है या तो दो वेक्टर एक ही के ऊपर हो जाए, समझ गए? दो वेक्टर क्या हो? एक ही के ऊपर हो जाए, तब तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। या एक वेक्टर इस तरफ और दूसरा वेक्टर आपका इस तरफ, ऐसे केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? पाई। नहीं, यदि एक ही तरफ दोनों रहेगा, यदि एक ही तरफ रहेगा तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0। और यदि उस तरफ पलटी मार दिया तो आपका थीटा बराबर कितना हो गया? पाई, यानी कि 180 डिग्री। पाई यानी कि 180 डिग्री। और 180 डिग्री तो सरल रेखा का कोण होता है ना, 180 डिग्री तो स्ट्रेट एंगल होता है ना। 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, सरल रेखा का होता है कोण। इसका मतलब ऐसे केस में जब आपका जीरो हो जाए, यानी कि जब थीटा 0 या थीटा 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ए और बी एक ही लाइन पर है। समझ गए? ए और बी आपका एक ही लाइन पर है, और एक ही लाइन पर होने का मतलब है पैरेलल या कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या क्या लिख सकते हैं? कोलिनियर। पैरेलल या कोलिनियर, यानी कि यानी कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर या समरेख। समझ गए? समांतर या क्या है प्यारे बच्चों? समरेख है। ठीक, इसी चीज को मैं अब एक लाइन में लिखकर आपको बताता हूं। बाबू आप लोग लिखते रहिएगा, आपको मेरे साथ लिखते भी रहना है, जब मैं समझाऊं तो आपको समझना है। देखिए, फाइनली हम लोग क्या यहां पर देखे? फाइनली हम लोग इस प्रकार से देखे, दैट इज यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका 0 हो जाए तो वेक्टर ए और बी आपका पैरेलल यानी कि संरेख हो जाता है। और अब आप जो है कि मेरा वेक्टर का सेकेंड क्लास देखिएगा, जो सेकेंड लेक्चर है देखिएगा, मैं उसमें आपको पैरेलल वेक्टर यानी कि कॉलिनियर वेक्टर का मैं डेफिनेशन लिखवाया था, और उसमें मैं ये भी लिखवाया था कि उसमें 3 डेफिनेशन में लिखवाया था। उस 3 डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट का था, और मैं आपको बताया था कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िएगा तब मैं आपको उस समय डिटेल से बताऊंगा। तो यही मैं आपको डिटेल से बताया। पैरेलल वेक्टर की 3 कंडीशन होते हैं, समझ गए? क्या क्या? एक तो ए बराबर लैम्डा बी, पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? यदि वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए हो जाए तो इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाता है? पैरेलल। समझ गए? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाता है बाबू? तो पैरेलल हो जाता है। आप वो पुराना लेक्चर आप देख लीजिएगा। या फिर एक हम लोग और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक चीज हम लोग और पढ़े थे, हाँ, इस प्रकार से कि वेक्टर ए, हाँ, बल्कि ऐसे पढ़े थे, वेक्टर ए बराबर आपका था a1i
प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B बराबर B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक, हम लोग पढ़े थे कि यदि वेक्टर A पैरेलल है वेक्टर B का, तो A1 बाय B1 बराबर A2 बाय B2 बराबर A3 बाय B। ठीक, ये आपका कंडीशन होता है, समझ गए? ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये आपका होता है कंडीशन। ठीक, चलिए, देयर इज नो दिक्कत, अभी तक कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। यदि अभी तक परेशानी नहीं है तो अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर, बल्कि 7 नंबर से पहले इसमें कुछ रिमार्क्स आप देखिए, इसी में आप कुछ देखिए रिमार्क्स, आपको इसी में देखना है रिमार्क्स। क्या देखना है प्यारे बच्चों कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर क्या होगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर क्या होगा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, ये तो दोनों समान वेक्टर है ना, A और A तो एक ही समान वेक्टर हो गया ना। जब समान वेक्टर हो गया इसका मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ये तो एक ही ना वेक्टर हो गया जी, समान वेक्टर हो गया ना। इस केस में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। जब थीटा आपका 0 डिग्री हो गया, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो गया, यानी कि इसको आप कैसे लिखते हैं? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री n कैप, यानी कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर, यहाँ पे A ही होगा, यानी कि वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन 0 डिग्री 0 n कैप, साइन 0 डिग्री 0 n कैप, और ये 0 सबको 0 कर देगा, यानी कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर। समझ गए? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर क्या हो गया? तो ये आपका हो गया 0 वेक्टर। ये आपका क्या हो गया? 0 वेक्टर। ठीक, फिर यहां पर देखिए, इसी में मैं आपको बता रहा हूं, वेक्टर A क्रॉस माइनस वेक्टर A किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर A क्रॉस माइनस वेक्टर A, तो देखिए, तो ये जो आपका है वेक्टर A क्रॉस माइनस वेक्टर A, तो यदि A वेक्टर आपका इस प्रकार से है, यदि ये वेक्टर A है, ये वाला कौन सा वेक्टर हो जाएगा? माइनस है, नहीं, उस तरफ वेक्टर है, इस तरफ वेक्टर कितना हो गया? माइनस है। और इस केस में ये जो बाबू एंगल बना वो 180 डिग्री, यानी कि कितना बन गया? फाई। यहां पर जो एंगल बना वह 180 डिग्री यानी कि पाई हो गया। और इस केस में प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड cos पाई, और कितना प्यारे बच्चों? n के, और cos नहीं बल्कि sin पाई, cos नहीं बल्कि कितना हो जाएगा? sin पाई n के। अब देखिए प्यारे बच्चों, बाबू ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस से फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, माइनस तो खत्म हो जाएगा आपका। और साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? मैं कहीं पे लिखा भी था, साइन 180 डिग्री किसके बराबर? 0 के बराबर। ये 0 n के, समझ गए? साथ में क्या हो गया? तो साथ में हो गया n के। कहने का मतलब है कि वेक्टर A क्रॉस माइनस वेक्टर A किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0 वेक्टर के बराबर। ये जो मैं बता रहा हूं इससे ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, 2-3 ऑब्जेक्टिव वेक्टर से रहेगा, समझ गए? ऑब्जेक्टिव तो 5-7 रहता है, लेकिन इन सब चीजों से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सिर्फ आपका 12 में ही नहीं रहेगा। यदि आपका एम है एयरफोर्स निकालना, आपका एम है नेवी निकालना, एनडीए क्वालिफाई करना, आपका एम है एसएससी रेलवे बैंकिंग निकालना, तो ये आपको काम देगा। इससे क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव पूछता है।
और याद रहे ऑब्जेक्टिव आप रट के नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तभी होगा, ऑब्जेक्टिव आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जब आप थ्योरी जानते हो। ठीक है, यदि इतना समझ गए तो आप लिखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और रिमार्क्स देखिए आप, रिमार्क्स एक देखिए आप बाबू, यहां पर देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ गए? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है के, समझ गए? और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लंब होता है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे लंब होता है, और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पे लंब होता है, यानी कि तीनों एक दूसरे पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए? सब का सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। चलिए वेरी गुड, होते थे जब परपेंडिकुलर। अब हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों? तो अब देखिए आपका एम है इस प्रकार से, अभी फॉर्मूला आप लिखे थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन। आप ये फॉर्मूला को अब तक सीख लिए, इस फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आई क्रॉस आई कितना होगा प्यारे बच्चों? आई क्रॉस आई यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो आई क्रॉस आई कितना होगा? तो देखिए आई क्रॉस आई फॉर्मूला क्या कहता है, पहला का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में साइन थीटा और एन कैप, दोनों के बीच में साइन थीटा और एन कैप। बाबू यह एन कैप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर आपका हो गया ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा, और एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी पर दोनों पर लंब यानी कि दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, समझ गए? यह जो एन कैप है यह वेक्टर ए पे भी लंब होता है, यह वेक्टर बी पे भी लंब होता है, यानी कि दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यहां पर दोनों तो आई आई है, यहां तो दोनों आई है ना, और आप यहां पर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि दोनों समान वेक्टर है तो आपका थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। कहने का मतलब यहां पर थीटा नहीं लिखकर हमको कितना लिखना चाहिए? 0 डिग्री, समझ गए? यहां पर थीटा नहीं लिखकर कितना लिखना चाहिए? 0 डिग्री। जब समझाएंगे आप समझिएगा और जब हम लिखेंगे तब आपको लिखना है। यदि कंसेप्ट आप नहीं सीख पाए तो फिर आप याद करते रह जाइएगा, याद नहीं हो पाएगा। अच्छा बाबू, यहां पर एन कैप, अभी एन कैप के बारे में बोले थे कि यह वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों पे लंब होता है। अभी हम लोग पढ़े कि एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे लंब है। चलिए वेरी गुड, यहां जो है कि आई क्रॉस आई लिखे, ठीक है, आप एन कैप लिख दिए, उस पे लंब हो, लेकिन ये साइन 0 सबको क्या बना देगा? साइन 0 सबको क्या बना देगा? 0। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। आई जे के तो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि 1 हो गया।
फिर I है, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 sin 0 0 n कैप, यानी कि ये सब को किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। और ये 0 आपका क्या रहेगा, वेक्टर। ये 0 आपका क्या रहेगा, वेक्टर। आप यहां से भी एक कंसेप्ट ले सकते थे, जैसे a के जगह I ले लिए तो I क्रॉस I बराबर 0, a के जगह j ले लिए तो j क्रॉस j बराबर 0, a के जगह k ले लिए तो k क्रॉस k बराबर 0। कहने का मतलब है कि I क्रॉस I बराबर 0 वेक्टर, j क्रॉस j बराबर 0 वेक्टर, k क्रॉस k बराबर कितना हो गया, 0 वेक्टर। k क्रॉस k बराबर कितना हो गया, 0 वेक्टर। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में यदि यूनिट वेक्टर को अपने साथ लीजिएगा तो आपका 0 देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों, तो आपका देता है 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या था, डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I बराबर कितना होता था, 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। ये आपका दोनों में अंतर है, समझ गए। ये दोनों में आपका क्या है, अंतर है। डॉट प्रोडक्ट याद कीजिए, मैं आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक, याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक, कहने का मतलब है मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ कितना हो जाता है, 0। ये कंफ्यूजन शुरू आपका हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं लेना। कंफ्यूजन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आप देखिए, आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। आप इस एक पर तो आप एरो नहीं देख सकते हैं, इस एक पर तो आप एरो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ 0 पे तो आप एरो दे सकते हैं, क्योंकि 0 वेक्टर पे आप एरो देते हैं ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट से तो आपको वेक्टर ही मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर प्रोडक्ट से आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा आपका 0 और स्केलर प्रोडक्ट में आपका क्या हो जाएगा, तो 1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि यहां तक परेशानी नहीं है तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या कि I क्रॉस J बराबर क्या होगा, I क्रॉस J, I क्रॉस J। ये फॉर्मूला क्या कहता है बाबू, कहता है I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा n का। समझ गए, I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा n का। ये थीटा दोनों के बीच का एंगल है। किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, तो थीटा I और J जो वेक्टर है, समझ गए, ये थीटा जो है I और J के बीच का एंगल है। तो बाबूजी I का मतलब कितना हो गया, बोलिए x एक्सिस। I का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस। J का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस। और x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी कि थीटा के जगह पर हमको थीटा नहीं बल्कि π/2 लिखना था, या π/2 रेडियन में छोड़कर आप डिग्री में लिख दीजिए, रेडियन में छोड़कर डिग्री में लिख दीजिए, यानी कि 90 डिग्री लिखना था। और एगो n कैप तो बचले है, n कैप आप यहाँ देखो नया समझ बाद में n कैप बचले है। अब फिर देखिए यहाँ पर n कैप क्या होता है, n कैप के बारे में क्या बताएं, हम लोग पढ़े थे कि n कैप a पे भी लंब है, यानी कि a पर भी परपेंडिकुलर है, b पे भी लंब है, यानी कि b पे भी परपेंडिकुलर है। n कैप a पे लंब है, n कैप b पे लंब है। बाबू यहाँ पर आप बताइए कि x और y दोनों पे लंब कौन है, दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है, z एक्सिस। z एक्सिस आपका x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है,
जेड एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस के एलोंग आपका यूनिट वेक्टर कितना है, के। कितना है, के। यहां पर एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एन कैप के जगह पे आप क्या लिखिएगा, के। एन कैप के जगह क्या लिखिएगा, के लिखिएगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए तो क्या मिला बाबूजी, आई यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, और आपका जो है साइन 90 डिग्री का मतलब 1 के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे बराबर कितना हो गया, के कैप। आई क्रॉस जे बराबर कितना हो गया, के कैप। आई क्रॉस जे बराबर कितना हो गया, के कैप। इसी तरह से जे और के ले लीजिएगा तो आई कैप हो जाएगा, और के और आई ले लीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये जे कैप का। इसको याद करने का तरीका इस प्रकार से, ये आपका आई वेक्टर, ये आपका जे वेक्टर, ये आपका के वेक्टर, ये आपका साइक्लिक रोटेशन में, समझ गए, किस रोटेशन में है ये, साइक्लिक। यानी कि आई और जे लिए, आई जे लिए तो क्या मिला बाबू, के। जे के ले लिए तो क्या मिला, आई। साइक्लिक रोटेशन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में आपको आना पड़ेगा। किस क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई जे लिए तो क्या बच गया रे बाबू, के। जे के ले लिए क्या बच गया, आई। के आई ले लिए क्या बच गया, जे। तो आई जे लिए क्या बच गया, के। जे के लिए क्या बच गया, आई। के आई लिए क्या बच गया, जे। लेकिन ये याद रहे कि इसके डायरेक्शन आपका घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। एक चीज हम लोग और पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि जे क्रॉस आई ले लीजिएगा तब क्या होगा, आप यहां पर आई क्रॉस जे लिखे थे, तो जे क्रॉस आई ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आई क्रॉस जे। नहीं बाबू, कितना हो जाएगा, माइनस आई क्रॉस जे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि माइनस, और आई क्रॉस जे किसके बराबर है, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, ये आपका के के बराबर, यानी कि माइनस के हो गया। माइनस क्या हो गया, के। यानी कि आप क्या देखें, आप देखें कि जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात को पकड़िएगा, अब मेरी बात को पकड़िएगा। देखिए जे क्रॉस आई, यानी कि आप घड़ी के चलने की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, समझ गए। और घड़ी के चलने की दिशा को हम लोग उल्टी दिशा कहते हैं, हम लोग गलत दिशा कहते हैं। ऐसे केस में जब आप जे से आई की तरफ गए तो के मिला जरूर, लेकिन किस चीज में मिला, निगेटिव में। यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में आप चलिएगा, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो निगेटिव का फर्क पड़ जाएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों, यदि आप के क्रॉस जे ले लीजिएगा, के क्रॉस जे, देखिए के कहां है, के यहां है, जे यहां है। आप जो है कि घड़ी के चलने की दिशा में ले रहे हैं तो आपको आई मिलेगा जरूर, लेकिन आई किस में मिल जाएगा, तो निगेटिव। किस में मिल जाएगा, निगेटिव। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब आई क्रॉस के ले लीजिएगा, आई क्रॉस के आप घड़ी के चलने की दिशा में ले रहे हैं तो जे तो जरूर मिलेगा, लेकिन जे किस में मिलेगा, निगेटिव। किस में मिलेगा, तो निगेटिव। ये सब का सब आपका फॉर्मूला बन रहा है। अभी हम आपको जितना भी बता रहे हैं ना, ये सब का सब आपका क्या बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। मैं एक बार देख लूं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। यदि कुछ छूट जाएगा तो रखा रह जाएगा। मैं सब कुछ बता दिया ना, ठीक, सब कुछ हो गया, सब हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इस चीज को अब देखा जाए। इसके लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटाता हूं, लिख लेना तो फटाफट। तो देखिए क्या है, दो वेक्टर है, वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 की, वेक्टर b बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3। समझ गए, दो वेक्टर है आपका। आप फटाफट लिख लीजिए नून, हम जरा इंक भर लेते हैं। ये लाइव क्लास है, आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ? आपको कोई भी समस्या है आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करके पूछ लीजिए आप। अब देखिए बाबू, अब हम लोगों को निकालना है a क्रॉस b। समझ गए, a क्रॉस b। a के जगह पे क्या लिखिएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3 के क्रॉस, b की जगह क्या लिखिएगा, b1i। समझ गए, b1i प्लस b2j प्लस b3। ठीक, इस प्रकार से अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से लिखिएगा। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के। देखिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखना है, आई जे के, और पहले आप ए का कंपोनेंट लिखिए। ए का कंपोनेंट है a1 a2 a3, और बी का कंपोनेंट है b1 b2 b3। और अब इसको आप डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आप एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल लेटिए, लेट वेक्टर a बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के, वेक्टर b बराबर 2i प्लस 5j माइनस 7। मान लीजिए कि a और b दो आपका वेक्टर है, यह दोनों वेक्टर आपका मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, और बोलता है क्या कि बाबू आप a क्रॉस b निकालिए। क्या बोलता है निकालने के लिए, a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे लिखिए i जे के। यहाँ पर i का कंपोनेंट देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे वेक्टर a में i जे के का कंपोनेंट, यानी कि a1 a2 a3।
नीचे क्या लिखे थे, वेक्टर बी का कंपोनेंट, यानी कि b1 b2 b3। यहां पर देख लीजिए तो i j k नहीं लिखना, याद रहे। तो i के बाजू में 1 है, j के बाजू में 2 है, k के बाजू में 3 है, i के बाजू में 2 है, j के बाजू में 5 है, और k के बाजू में कितना है, तो k के बाजू में है आपका -7। ठीक है, यहां तक लिख लिए, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। यदि समस्या परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस प्लस, आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ा जाता है, वही प्रॉपर्टी से आप तोड़ देंगे। तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर a क्रॉस b बराबर, बाबूजी वेक्टर i, रो और कॉलम खत्म, 2 5 और 3 कितना जी 7। ये डिटरमिनेंट तोड़ने का तरीका है। फिर आपको -j ले लेना है, -j, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 1 2 3 -7, 1 2 3 -7। फिर ले लीजिए आप k, फिर आप k ले लीजिए, तो रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 1 2 2 5, 1 2 2 5, समझ गए, 1 2 और 2 5 हो गया। इसको तोड़िए, देखिए क्या मिलता है, a क्रॉस b बराबर i, 7 दूनी कितना जी -14 और 5 तिहाई 15, -j, 7 एकम 7, 3 दूना 6, प्लस के 5 एकम 5, 2 दूनी 4, यानी कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर आपको क्या मिल गया, तो कितना होगा -29, क्या -29 आई, ये -6 दूना 12 1 13, माइनस गुनी माइनस प्लस, प्लस 13 से अब प्लस कितना हो गया के। और इस प्रकार से हम लोग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल लिए। और गौर से देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यदि इसी में प्यारे बच्चों, यदि इसी में डॉट के जगह बल्कि क्रॉस के जगह डॉट प्रोडक्ट निकालना होता तब क्या करते, जैसे यहां पे लिख लीजिए कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i प्लस 5j माइनस 7। यदि आपका क्रॉस के जगह डॉट रहता तब क्या करते बाबू, याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक होता है, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक होता है, तो आपको और दूसरे के साथ 0, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक और दूसरे के साथ क्या होता है 0 होता है। यहां पर i डॉट i लेना है आपको, दूसरे का साथ नहीं लेना है, तो 2 बचेगा, j को j के साथ ऑपरेट करना है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और k को k के साथ ऑपरेट करना है, 7 तिहाई 21, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकल जाता कितना जी -11 जोड़ 2 -9 ना जी, कितना मिल जाता, तो आपको मिल जाता -9, और ये आपका हो जाता आंसर। समझ गए। तो आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो है ना कि अभी तो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल आएगा, फिर बाद में दोनों पे मिक्स पे सवाल आएगा, जिसको कि हम लोगों को बनाना। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप इसको, और एक हम लोग और समझते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण,
दो सदिशों के बीच का कोण। हम लोग क्या पढ़े प्यारे बच्चों? दो सदिश के बीच का कोण, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। नहीं, जैसे देखिए ये आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये एंगल आपका है थीटा। तो हम लोग तो पहले पढ़े थे कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा बराबर निकालते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते थे। और यही यदि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और क्या हो जाता है एन कैप। नहीं, यदि क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको निकालना है तब मैं बता रहा हूं वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। आप दोनों तरफ फिर से मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। यदि आप दोनों के तरफ फिर से मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा तो यहाँ पर ए पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, इस पे दोबारा मैग्नीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। बी पर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, दोबारा मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा पे मैग्नीट्यूड नहीं देना है। और एन कैप तो आपका यूनिट वेक्टर है ना, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का इकाई सदिश का मापांक तो 1 होता है, यानी कि एन कैप आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि यह बचेगा वेक्टर ए वेक्टर बी और कितना बचेगा साइन थीटा। और तब प्यारे बच्चों आप साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी बटे, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहां से आप एंगल निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से, और यहां पर एंगल आप निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से। समझिए, तो मैं आपको दोनों मीडियम बता दिया, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे आप उसी से एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका इतना सफिशिएंट है। मैं देख रहा हूं कि आपका ऑलमोस्ट 58 मिनट हो गया है। 58 मिनट का क्लास कम नहीं होता है, तो इतना सफिशिएंट है बच्चों। और फिर कल हम लोग यहाँ से कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझिए। आप इसको क्या कीजिए बाबू, आप इसको अभी फटाफट नोट कर लीजिए, समझिए। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। यानी थ्योरी खत्म, कल आपका एनसीईआरटी से एग्जाम्पल चलेगा। पिछले क्लास में अगला जो क्लास होगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास ओपन हो चुका है सराय पे। आप आ जाइए पढ़ने के लिए। क्लास 12 भी ओपन है, क्लास 11 भी ओपन है। आप लोग आइए, अब ऑफलाइन क्लास कीजिए क्लासरूम में बैठकर। पार्ट 1 का भी मैं बैच चालू कर दिया हूं, पार्ट 2 का भी बैच चालू कर दिया हूं, पार्ट 3 का भी बैच चालू कर दिया हूं। यदि आपके कोई भाई बंधु भैया दीदी यदि मैथ ऑनर्स लिए हैं या मैथ सब्सिडरी है तो आप उनको बोल सकते हैं क्या प्रभाकर सर के पास आकर पढ़ाई कर लें।